हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हमने जो स्टार्ट किया है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, तो उसका फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने बनाया था। तो आप लोग पसंद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि और सर जो है और वीडियो बनाओ यही। तो मैंने राय पूछी थी आप लोगों की, तो आप लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, तो इसलिए मैं ये दूसरा पार्ट भी बना रहा हूँ और आगे मैं कंटिन्यू करूँगा इसको, ठीक है। और हर एक जो टॉपिक है उसको एक वीडियो में बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा लंबे टॉपिक हैं उनको दो वीडियो में करूँगा, अन्यथा एक एक वीडियो में आप सारे टॉपिक ये आ जाएंगे, ठीक है। तो उसको करेंगे। तो हम लोगों ने ये देखा था, ये सारा पाठ्यक्रम हम लोगों ने कल देख लिया था कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं इसमें। तो हमारा ये पहला जो टॉपिक है, जो भारत का संवैधानिक विकास है, तो यही चल रहा है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो ये देखने को मिला था, जो ये संवैधानिक विकास था, तो ये जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंतर्गत जो भी संवैधानिक विकास हुआ है, ठीक है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने कल इस ये सारे एक्ट देख लिए थे। आज हम देखेंगे जो ब्रिटिश क्राउन है, ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एक्ट हैं और उसमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए हैं, उसके संबंध में सारे हम प्रोविज़न देखेंगे। जैसे कल देखा था उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो ये हमारे कंप्लीट हो गए थे यहाँ तक। हाँ, ये जो चार्टर एक्ट था तुम्हारा, चार्टर एक्ट 1853 तक, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम जो ये आया था 1858 में, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से प्रोविज़न किए गए, कौन कौन से चेंजेस किए गए, ठीक है, उनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो इसके बारे में अगर बात करें तो इस एक्ट के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारतीय शासन का दायित्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था और गवर्नर जनरल का पद का नाम परिवर्तित करके भारत का वायसराय कर दिया गया था और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। तो अगेन ये फिर से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, और ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पूछा जाता है कि किस अधिनियम के अंतर्गत जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो जो भारत का जो शासन का दायित्व है वो क्राउन के हाथ में चला गया था, ठीक है। तो ये था हमारा भारत शासन अधिनियम 1858 का, ठीक है। और इसी के अंतर्गत जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, ठीक है, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया था और उनके समस्त अधिकार थे, जो जितने भी अधिकार उनके थे, तो भारत सचिव को दे दिए गए थे। तो ये भी पूछा जाता है कि कब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया, और उनके ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो इनके कार्य थे, जो इनके अधिकार थे, वो किसे सौंपा गया था। तो ये भारत सचिव को सौंप दिया गया था, ठीक है। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन है। देखो, इसमें हमने वही चीज़ें इंक्लूड की हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी जो वल्गर चीज़ें हैं कि जो नहीं पूछी जाती, उनके बारे में हमने कोई डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि यार आप लोग लक्ष्मीकांत वगैरह सब पढ़ रखे हो, ठीक है, लेकिन शॉर्ट में चीज़ें कहीं मिलती नहीं है। उसको पढ़ने बैठो तो एक महीना लग जाता है, पता चले कि लक्ष्मीकांत ही पढ़ते रहे, और उसके बाद जब एग्ज़ाम आता है तो पीछे का जो पढ़ा होता है वो आगे का भूल जाता है। तो उसका क्विक रिवीजन है ये, इससे आप रिवीजन कर सकते हैं कि आप बहुत जल्दी हर एक टॉपिक का रिवीजन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इतने प्रोविज़न किए गए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का आया। इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि इसके द्वारा गवर्नर जनरल की विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया और प्रांतीय विधान परिषदों को जो है विधि निर्माण का अधिकार दे दिया गया। तो यहाँ से जो प्रांतीय विधानसभाएं थी वो विधि निर्माण कर सकती थी और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। और इस जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद का विस्तार कर दिया गया तथा विधि विशेषज्ञ के रूप में पांचवा सदस्य शामिल किया गया। अभी तक चार हुआ करते थे, अब ये पांचवा इसमें शामिल कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें जो ये जो कार्यपालिका परिषद थी, इसमें 5 सदस्य यहाँ पर हो गए, और इसमें जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये प्रदान की गई, और ये जो विकेंद्रीकरण कर दिया गया, सब विधायी शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है ये यहाँ से भी, ठीक है। और एक और प्रोविज़न किया गया था इसके अंतर्गत कि गवर्नर जनरल केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों द्वारा पारित किसी विधेयक पर वीटो का प्रयोग कर सकता था। तो ये वीटो की शक्ति इसके पास, मतलब विकेंद्रीकरण किया गया, लेकिन अंतिम शक्ति जो रही थी वो गवर्नर जो भारत का वायसराय था उसी के पास रही थी, ठीक है। जो मतलब गवर्नर जनरल होते थे, ठीक है, उनके पास हुआ करती थी उसमें, ठीक है। तो ये वीटो करने की इनके साथ शक्ति थी इनके पास। तो ये था 1861 के एक्ट के अंतर्गत, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्ट आया हमारा कि भारत परिषद अधिनियम
1892 के। तो इसमें क्या क्या प्रोविज़न किए गए, तो इस अधिनियम की प्रमुख विशेषता की बात करें तो निर्वाचन पद्धति का प्रारंभ कर दिया गया। तो अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे कि निर्वाचन पद्धति स्टार्ट की गई है, ठीक है। और इस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई थी। और राज्यों के जो विधानमंडल के सदस्य अब केंद्रीय बजट पर बहस भी कर सकते थे, यद्यपि उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था। तो मत नहीं दे सकते थे, लेकिन जो बजट आता था केंद्रीय बजट, ठीक है, उस पर ये लोग बहस करते थे। अभी तक तो उनको मतलब उनमें बोलने भी नहीं दिया जाता था, बट अब ये क्या हो गया कि इतना अधिकार दे दिया गया कि हाँ आप लोग बहस कर सकते हो, बट अभी तक कोई आपका लीगल वो नहीं है कि आप मत डालो उसके विरोध में, ठीक है, सॉरी। तो ये था हमारा, तो इसमें बहस ये लोग कर सकते थे लेकिन मत नहीं डाल सकते थे। तो ये भी पूछा जाता है कि कब ये मतलब इनको अधिकार दिए गए थे, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, चीज़ें ये आ जाती हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें पता नहीं चलता कि कहाँ से आ गई हैं, ठीक है। तो ये मतलब ये भी हमारा कि विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ा दी गई इस एक्ट के अंतर्गत। और इसमें क्या किया गया था, एक बहुत बड़ा चेंजेस कि इसमें जो केंद्रीय विधान सभा थी, इसके अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई थी। इनमें से 10 सदस्यों को गैर सरकारी होना चाहिए था, ठीक है। तो ये 10 सदस्य होते थे वो गैर सरकारी होते थे, और इसी जो ये मतलब जो मनोनीत सदस्य होते थे वो कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 हो सकते थे, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें बनाई गई थी। नेक्स्ट है हमारा अगला जो आया हमारा भारत परिषद अधिनियम 1919 का। तो ये अगेन इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारा जो ये एक्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या था कि इस जो ये अधिनियम था, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार जो मतलब मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना गया। और यह जो उस समय अगर बात करें तो जो लॉर्ड मार्ले ये इंग्लैंड में भारत सचिव थे, और जो मिंटो थे तो ये वायसराय थे। तो ये भी पीसीएस में और वो जो वनडे एग्ज़ाम में होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये मार्ले मिंटो थे ये कौन थे, इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट अगेन हो जाता है। और इस अधिनियम के अंतर्गत मुस्लिमों को एक पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था कर दी गई थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अगेन इम्पोर्टेंट चीज़ें आ गई। और बजट पर जो ये बजट पर चर्चा करने की जो बात पिछले उसमें कही गई थी, जो हमारा 1892 का एक्ट आया था, तो 1919 में क्या किया गया है कि इसमें इसमें पूरक प्रश्न पूछे जा सकते थे। इसमें इतना अधिकार और दे दिया गया, लेकिन अभी मत देने का अधिकार अब भी इन्हें प्राप्त नहीं था। तो ये लोग प्रश्न पूछ सकते थे जो भी बजट पे संबंधित थे, ठीक है। तो ये तीन हमारे पॉइंट हो गए, कौन कौन से। मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया इसके अंतर्गत, और जो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई, और पूरक प्रश्न पूछने की बात की गई जो बजट पर, ठीक है। तो ये इतना रिफॉर्म हुआ। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो इसमें एक जो सत्येंद्र सिन्हा जो थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वायसराय की कार्य परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा किस मतलब एक्ट के अंतर्गत प्रथम भारतीय सदस्य बने थे जो कार्यकारी परिषद होती थी, ठीक है, जो वायसराय की। और ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन बने थे, तो ये कौन थे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया था। तो ये मतलब वायसराय की कार्यपालिका परिषद में भी इनको नियुक्त किया गया, साथ ही जो विधि आयोग था उसमें भी विधि सदस्य बनाया गया, ठीक है। तो दो चीज़ों में इनको बनाया गया था, और ये प्रथम भारतीय सदस्य थे। तो प्रथम चीज़ें जो भी होती हैं कि जब कभी भी होंगी, ठीक है, वो आप चाहे जहाँ भी देखोगे वो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है, कहीं ना कहीं पूछ ही ली जाती है। तो इन चीज़ों पे आपकी जो है नज़र गड़ी रहनी चाहिए, ठीक है। और ये था इसमें कि लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो मिंटो ने ही तो ये मतलब मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया, इसी में तो मतलब पृथक निर्वाचन की पद्धति जो प्रणाली लागू कर दी थी मुस्लिमों के लिए, और यहीं से जो है भारत विभाजन की जो है फूट पड़ी थी, समझ लो। ये एक कहा जाता है कि जो इंडियन हिस्ट्री में कि ये मतलब एक बीज बो दिया गया था, ठीक है। यहीं से शुरुआत हो गई थी हिंदू और मुस्लिम की, जो पाकिस्तान और भारत बना, तो ये उसकी नींव कह सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार इस एक्ट को देखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919 का। तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा जो 1919 का एक्ट है, क्योंकि इस अधिनियम में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इस अधिनियम को जाना जाता है, क्योंकि इस अधिनियम के जन्मदाता के बारे में बात करें तो ये जो भारत सचिव मॉन्टेग्यू थे, और जो भारत का गवर्नर जनरल उस समय था तो वो चेम्सफोर्ड था, ठीक है।
तो इसे जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना गया, ठीक है। और 1919 के एक्ट की प्रमुख विशेषताओं की अगर बात करें तो इसमें जो प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायरकी की स्थापना की गई और प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया और आरक्षित और हस्तांतरित। तो मतलब दो भाग, मतलब जो प्रांतीय विषय थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था, एक थे आरक्षित और एक थे हस्तांतरित, ठीक है। और ये मतलब द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था। तो ये देखो फिर से अगेन इम्पोर्टेंट है कि मतलब ये पूछा जाता है कि कब द्वैध शासन लागू किया गया था, किस एक्ट के अंतर्गत और किसने इसको लागू किया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ने इसे लागू किया था, ठीक है। जो गवर्नर जनरल थे चेम्सफोर्ड और मॉन्टेग्यू थे भारत सचिव, ठीक है। और ये 1919 का एक्ट था उसके अंतर्गत। और इसमें जो प्रांतीय विषय थे इनको दो भागों में बांटा गया, आरक्षित और हस्तांतरित, ठीक है। तो ये प्रांतीय विषयों को जो दो भाग थे इसमें कौन कौन से प्रोविज़न थे इनके बारे में देखते हैं। तो देखो आरक्षित विषय के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें देखो राजस्व था, न्याय था, वित्त था, पुलिस था। तो ये मुख्य मुख्य जो भाग थे तो ये आपको आरक्षित श्रेणी में देखने को मिलेंगे। और हस्तांतरित विषय के बारे में बात करें तो इसमें जैसे जो स्थानीय स्वशासन था, जो शिक्षा थी, कृषि थी और ये मतलब स्वास्थ्य था, तो इनको हस्तांतरित कर दिया गया, लेकिन इनको जो है आरक्षित रखा गया था, ठीक है। तो इनको रिजर्व कर दिया गया था। तो ये मतलब दोनों विषय में हस्तांतरित किए गए। तो ये भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन से हस्तांतरित या जो आरक्षित विषय रखे गए थे। तो ये मतलब यूपीएससी में जो स्टेटमेंट आते हैं तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। और ये इसी एक्ट के अंतर्गत अगर बात करें तो इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनी व्यवस्थापिका की स्थापना की गई थी। तो ये केंद्र में द्विसदनी स्थापिका मतलब प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, और जो केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई थी, ठीक है। तो ये देखना है। और जो भारत शासन अधिनियम आता है उसमें जो ये जो राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की जाती है और जो द्वैध शासन जो प्रांतों में होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है। तो उसको भी आगे हम लोगों ने डिटेल में देखना है। जो हमारा जो 1935 का एक्ट आएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 का, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे। और इसमें क्या किया गया था, जो 1919 का एक्ट था तो इसमें किया गया था मुसलमानों के साथ साथ सिख, ईसाई, आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कर दी गई। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है। पहले तो मुस्लिम के लिए पूछा जाता है कब दिया गया, उसके बाद सिख और ईसाई को कब दिया गया और भारतीय आंग्ल को कब दिया गया, इन चीज़ों के लिए। तो पृथक निर्वाचन की पद्धति इनके लिए भी स्टार्ट कर दी गई। यहाँ पे कौन कौन हैं, ये सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीय शामिल हैं। और इस अधिनियम के द्वारा लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान भी किया गया था, ठीक है। तो ये लोक सेवा आयोग का गठन इसी जो 1919 का एक्ट था इसके अंतर्गत कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद अगर बात करें तो ये जो साइमन आयोग आया था, साइमन कमीशन जो आया था, जो 1927 में नवंबर में ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसका गठन किया गया था और सर जॉन साइमन के नेतृत्व में इसमें 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग का गठन भी किया गया था, जिसका कार्य था कि भारत शासन अधिनियम 1919 के क्रियान्वयन की समीक्षा करना था। और आयोग द्वारा वर्ष 1930 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी इसी के संबंध में, जो 1919 का एक्ट था और जिसकी प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। तो ये जो 1919 का एक्ट आया था तो इसमें क्या हुआ था कि इसका रिव्यू करने के लिए इसको मतलब ये साइमन कमीशन बनाया गया था। और अगर बेसिकली बात करें तो इसमें क्या था कि इसमें जितने भी सदस्य थे ये सारे के सारे अंग्रेजी थे, इसमें कोई इंडियन नहीं था। और जबकि जो भारत के साथ मतलब भारत के समक्ष जो ये रिव्यू देना था एक्ट के संबंध में, तो इंडियन ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया गया था। और लाला लाजपत राय की तो साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाते हुए इतनी लाठियों की मार पड़ी थी, उसके बाद वो उनकी मृत्यु भी हो गई थी इससे संबंधित, ठीक है। तो ये बहुत ये हिस्ट्री का थोड़ा सा तो मैंने आप लोगों को डिस्कस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसमें जो सिफारिशें कौन कौन थी उसके बारे में हम देखते हैं। तो ये सिफारिशें पूछ ली जाती हैं कि कौन कौन सी थी। तो इसमें देखो प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए, ठीक है। और राज्यों में सरकारों का विस्तार किया जाए और सशक्त संघ की स्थापना की जाए और सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखा जाए। तो ये सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को इन्होंने कभी नहीं नकारा, उसको कहा कि आगे ही बनाए रखो, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि इंडिया में फूट डालो और राज करो की नीति का पालन कर रहे थे। तो उसी के संबंध में वो
सांप्रदायिक निर्वाचन को कभी भी रिमूव करने की बात उन्होंने नहीं की थी, ठीक है। और संघ की स्थापना की बात की थी, ये तो चलो अच्छी बात थी, सशक्त संघ की स्थापना, और राज्यों में जो सरकारें थी उनका विस्तार करना था और उन्हें स्वायत्त बनाना था, और द्वैध शासन समाप्त करने की बात की गई थी। तो जो 1935 का एक्ट आया था उसमें ये कुछ कुछ प्रोविज़न जो है इसमें लागू भी किए गए थे उसमें, ठीक है। तो ये सारी रिपोर्ट थी उसकी, तो उसके बारे में था। अब हम देखते हैं कि जो भारत शासन अधिनियम 1935 का था उसके संबंध में अगर हम बात करें तो एक एक चीज़ करके हम लोग इसमें देख सकते हैं। एक सेकेंड, हाँ, ये भारत शासन अधिनियम जो था, आप लोगों को दिख रहा है? जूम कर लूँ और ज़्यादा दिख रहा है वैसे। तो इसमें क्या था कि भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या था कि जो यह अधिनियम भारत में जो पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ था। यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। तो ये पूछा जाता है, ये वाला क्वेश्चन जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे ये पूछ लिया जाता है कि उसमें कितनी अनुसूचियाँ थी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था तो उसमें देखो 10 अनुसूचियाँ थी और 321 धाराएं शामिल थी इसमें। तो अब देखते हैं कि मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 में क्या क्या मतलब और प्रोविज़न किए गए। तो देखो अगर इसमें बात करें तो इसमें 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। जो हमने बात की कि द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ कब किया गया था, तो द्विसदनी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया 6 राज्यों में 11 राज्यों में से, ठीक है। ये कौन कौन से थे? तो ये बंगाल था, बम्बई था, मद्रास था, बिहार था, संयुक्त प्रांत था और असम था। तो इन जगहों पे द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई थी और द्वैध शासन यहाँ पे समाप्त कर दिया गया था। मतलब द्वैध शासन हर जो राज्य थे, प्रांत थे, उन सभी में समाप्त कर दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। और रिजर्व बैंक की स्थापना इसी एक्ट के अंतर्गत की गई थी, जो देश की मुद्रा एवं शाख नियंत्रण के उद्देश्य से आरबीआई एक्ट आया था जो 1934 का, जो अब भी मौजूद है, उसको भी हम लोग देखते हैं। तो अब भी वो मौजूद है, उसी के अंतर्गत इसको स्थापित किया गया था। और नेक्स्ट अगर बात करें तो संघीय न्यायालय का प्रावधान इसके अंतर्गत किया गया था। तो यही एक्ट था जो 1935 का, इसके अंतर्गत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे ये जो मॉरिस ग्वेर इसके जो है प्रथम न्यायाधीश थे, ठीक है। तो मुख्य न्यायाधीश थे। तो इसके बारे में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट कई बार पूछ लिए जाते हैं कि कब ये किया गया, किस एक्ट के अंतर्गत किया गया। तो देखो जो ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 बार वीडियो को देख लोगे ना अगर जो, तो आपका ये क्वेश्चन कहीं से ये मतलब बाहर नहीं होंगे। आपको सब अगर ये मेमोराइज आपने कर लिया अच्छे से, आपको आ गया ना, तो आपको सही से बता रहा हूँ, आपका कोई भी एग्ज़ाम होगा तो पॉलिटी सेक्शन से तो कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर होने वाला नहीं है, ठीक है। इतना मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं, बहुत सारे मैंने क्वेश्चन देखे हैं, हर एक टाइप का, हर एक क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया है, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। और लोक सेवा आयोगों की स्थापना की बात करें तो इसमें लोक सेवा आयोगों की स्थापना भी की गई थी इसी एक्ट के अंतर्गत। इसमें क्या था कि केंद्र एवं संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और राज्यों में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त संघ लोक सेवा आयोग की भी बात की गई थी। इसमें कि 2 राज्य अगर सहमत हैं, 2 या 2 से अधिक राज्य, तो उनके लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन कर दिया जाए। तो ये भी प्रोविज़न यहाँ से लिए गए थे। तो ये पूछ लिया जाता है कि ये जो प्रोविज़न थे लोक सेवा आयोग के, तो ये किस एक्ट के अंतर्गत मतलब भारतीय संविधान में शामिल किए गए हैं। तो देखो ये भारत शासन अधिनियम 1935 का है, उसी के अंतर्गत इनको शामिल किया गया था। और इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार भी किया गया था। इसमें दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्गों के लिए प्रथम बार निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। तो देखो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो या यूपीएससी का बात करें तो उसमें स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, पीसीएस में बात करें तो एक मतलब ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन महिलाओं के बारे में ज़रूर, महिला और दलित के बारे में बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये भी फिर ऐसे एक अगेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि देखो मैं यार इसलिए यहाँ बता रहा हूँ कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। और आप लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन की वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है कि आप लोगों को पता चलता है कि यार वो तो जो निर्वाचन की बात की जाती है तो 1919 वाले एक्ट में भी किया गया था तो वही होगा। बट ऐसा नहीं है कि महिलाओं और अगर
दलित जातियों की बात की जाए तो इसमें जो 1935 का एक्ट है, और ईसाई, सिख और आंग्ल भारतीयों के बारे में बात की जाए तो वो 1919 का एक्ट है, उसमें प्रोविज़न किए गए थे। ठीक है, तो ये मतलब ये भारत शासन अधिनियम के ये कुछ प्रोविज़न थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो इसके अंतर्गत जो शामिल किया गया, क्योंकि ये जो जो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि जो भारतीय संविधान बना है उसमें जो भारत शासन अधिनियम है, जो 300 धाराएं हैं, उसमें से ज़्यादा जो प्रोविज़न है यहीं से लिए गए हैं, इसी एक्ट के अंतर्गत लिए गए हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है बहुत ही, क्योंकि ये सारे प्रोविज़न आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये भारत शासन अधिनियम था। और जो ये भारत शासन अधिनियम था उसमें क्या हुआ था कि इसमें 1935 के अधिनियम के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था एक कथन कि यह अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है, और जिन्ना ने इसे पूर्णतया सड़ा हुआ मूल रूप से बुरा कहा था। तो ये देखो, ये दोनों स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिन्ना ने क्या कहा है और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, तो ये पूछा जाता है। तो बिना ब्रेक वाली इंजन गाड़ी बोला गया था इसके लिए। ठीक है, तो इन्होंने तो ये स्टेटमेंट दोनों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये पूछ लिए जाते हैं, ये चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो ये। ठीक है, और फिर उसके बाद बात करें तो ये 1937 में जो चुनाव हुए थे। ठीक है, जो 1935 का एक्ट था उसी के अंतर्गत 1937 में चुनाव के आधार पर प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था इसमें। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी सरकार कहाँ बनी और किस दल ने वहाँ पे मतलब बनाया उसको, मतलब बात करें तो इसमें ये पूछ लिया जाता है कि मतलब किस प्रांत ने, किस दल ने वहाँ पे सरकार बनाई थी। मुख्यमंत्री तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ दे दिए गए हैं, तो उनको भी हम लोग एक नज़र में देखेंगे कि कभी अगर ऐसा पूछ लिया जाए तो उसको भी पता हो। ठीक है, तो कांग्रेस ने कहाँ कहाँ गठन किया, और जो है मुस्लिम लीग ने कहाँ गठन किया सरकार का, और अदर पार्टियों ने कहाँ कहाँ किया। ठीक है, तो इसमें देखो मद्रास में बात करें तो ये सी राजगोपालाचारी कांग्रेस के जो चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, जो मद्रास राज्य के, और इसमें कांग्रेस दल का पूर्ण बहुमत था। ठीक है, और बम्बई में भी कांग्रेस का ही बहुमत था, और बीजी खैर इसके जो मुख्यमंत्री बने थे। मध्य प्रांत में बात करें तो इसमें भी कांग्रेस का ही पूर्ण बहुमत देखने को मिले था, और इसमें बी एन खेर और ये बाद में रविशंकर शुक्ला यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। और बिहार में बात करें तो यहाँ भी कांग्रेस ही थी। ठीक है, पूर्ण बहुमत से आई थी, और इसके श्री कृष्ण सिंह जो है इसके जो चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, और संयुक्त प्रांत यानी कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें बात करें तो गोविंद बल्लभ पंत इसके मुख्यमंत्री बने थे। और ये यूपी वालों के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जो बिहार के लोग हैं तो वो लोग बिहार के, और जो मद्रास के लोग हैं वो मद्रास के अपना याद रख सकते हैं मुख्यमंत्री कौन बना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बन जाते हैं। क्योंकि यूपी में ये बहुत बार पूछा गया है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे उत्तर प्रदेश के। ठीक है, और ये भी कांग्रेस का मतलब पूर्ण बहुमत यहाँ पे प्राप्त था। और जो उड़ीसा का था तो उड़ीसा में भी आपको कांग्रेस का पूर्ण बहुमत प्राप्त था, और बी एन दास इसके जो है चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो अपने अपने जो स्टेट के जहाँ से आप लोग बिलोंग करते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर को आप लोगों को याद रखना चाहिए। ठीक है, और उत्तर प्रदेश वाले तो खासकर अपना उत्तर प्रदेश का याद रखें, उड़ीसा वाले अपना उड़ीसा का याद रखें, जो भी है जिसका है अपना लोग अपने हिसाब से थोड़ा सा अपना देख लेना। ठीक है, तो ये 6 राज्यों में कांग्रेस का पूर्ण बहुमत आप लोगों को देखने को मिला था। ठीक है, और ये उत्तर पश्चिमी प्रांत में अगर बात करें तो डॉक्टर खान साहब यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे, और ये गठबंधन सरकार बनी थी। ठीक है, जो वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी थी और ये कांग्रेस ने मिलकर यहाँ पे गठबंधन में सरकार बनाई थी। और ये सिंध में अगर बात करें तो इसमें क्या था, अल्लाह बख्श ने जो है, अल्लाह बख्श पहले चीफ मिनिस्टर बने थे, और बंदे सादुल्ला खां ये बाद में बने थे। और मुस्लिम लीग ने केवल एक राज्य में, सिंध में, केवल अपनी सरकार का मतलब अपनी सरकार ये लोग बना पाए थे। ठीक है, और असम में बात करें तो ये भी गठबंधन की सरकार थी, और ये कांग्रेस और वहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी थी उसके साथ गठबंधन किया गया था, और इसमें मोहम्मद सादुल्ला और उसके बाद में गोपीनाथ बारदौलियाई ये इसके चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, तो ये मतलब असम में और उत्तर पश्चिमी प्रांत में गठबंधन से कांग्रेस के साथ ये सरकार बनी थी। ठीक है, और अगर पंजाब में बात करें तो पंजाब में ये यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी बनी थी जो किसके नेतृत्व में, तो ये मतलब सिकंदर हयात खान इसके चीफ मिनिस्टर बने थे। ठीक है, और बंगाल में बात करें तो फजलुल हक
ये चीफ मिनिस्टर बने थे, और मुस्लिम लीग तथा जो कृषक प्रजा पार्टी थी इसके द्वारा यहाँ पे मतलब बनाई गई थी गठबंधन की सरकार के साथ, मतलब सरकार अपनी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कांग्रेस ने किस किस प्रांत में बनाई थी, और कांग्रेस के पूर्ण बहुमत के राज्य कितने थे और गठबंधन के कितने थे। तो 6 और 2 8, 8 राज्यों में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी, और मुस्लिम लीग ने 2 राज्यों में, वो भी गठबंधन के साथ एक में, और बाकी 2 इंडिपेंडेंट जो क्षेत्रीय पार्टी थी, ठीक है, एक यूनियनिस्ट पार्टी थी, इसके द्वारा बनाई गई थी। ठीक है, यूनियनिस्ट पार्टी, क्या बोलेंगे यार इसको, प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं हो पा रहा है यार, थोड़ा सा माइंड मत करना, कभी कभी है जो टंग स्लिप हो जाती है, वो मतलब जो वर्ड कहना चाहो वो कभी कभी निकलता नहीं है, जो बहुत ज़्यादा उसमें जो टंग की उतार चढ़ाव होता है ना, तो वो मतलब हो नहीं पाता, तो थोड़ा सा मतलब इसको अंडरमाइन करना, ठीक है। और बाकी ये आप लोग देख लीजिए, थोड़ा सा अपने स्टेट की ज़रूर देख लीजिए, और कांग्रेस की याद रखना कितने राज्यों में सरकार बनाई है इसने, क्योंकि पूछा जाता है कि इसने पूर्ण बहुमत से कहाँ कहाँ बनाई थी और गठबंधन से कहाँ कहाँ बनाई थी, तो ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। तो ये तो हमारा 1935 का एक्ट था। उसके बाद हम देखेंगे जो क्रिप्स मिशन था, ठीक है, ये क्रिप्स मिशन आया है, ये किसके अंतर्गत मतलब कब आया था, तो ये क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे, तो अगर इसमें प्रोविज़न की बात करें तो इसमें देखो क्या हुआ था कि जो भारत के राजनीतिक गतिरोधों को दूर करने के लिए 22 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन के अनुसार डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज्य के साथ एक भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी। मतलब डोमिनियन स्टेटस देने की ये लोग बात कर रहे थे कि डोमिनियन स्टेटस के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक है, और युद्ध के पश्चात नए संविधान निर्माण हेतु संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा, और जिसमें ब्रिटिश भारतीय जो प्रांत एवं देशी रियासतों दोनों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। मतलब जो ये संविधान का निर्माण होगा उसमें जो तुम्हारे जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत हैं और देशी रियासत हैं दोनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे इसमें। ठीक है, और क्या था इसमें प्रोविज़न कि इसमें कहा गया था कि संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान जिन प्रांतों को स्वीकार नहीं करेंगे, जैसे जो जो प्रांत हैं जो संविधान को स्वीकार नहीं करेंगे वे भारतीय संघ से पृथक हो सकते हैं। ठीक है, और क्रिप्स प्रस्ताव में पाकिस्तान के निर्माण का स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण मुस्लिम लीग ने क्रिप्स जो प्रस्ताव था उसको अस्वीकार कर दिया था, कि मतलब उसमें केवल भारत के एक ही देश के मतलब विकास के बारे में बात की जा रही थी, कि मतलब एक ही देश बनेगा, 2 देश नहीं बनेंगे। तो मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया इस प्रस्ताव को। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिप्स मिशन जो था ये फेल हो गया था यहाँ पर। ठीक है, तो कांग्रेस द्वारा क्रिप्स प्रस्ताव को लेकिन कांग्रेस ने भी इसे अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि कांग्रेस के अस्वीकार करने के कारण कौन कौन से थे, क्योंकि क्रिप्स प्रस्ताव में अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। मतलब प्रत्यक्ष रूप से नहीं बट अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया गया था कि जो इसमें ये ये क्लॉज जोड़ा गया था कि जो मतलब संविधान को नहीं मानना चाहते, जो संविधान सभा से नहीं मतलब सहमत हैं, वो पृथक रह सकते हैं। तो इस आधार पर जो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था उसने भी इसे मानने से इनकार कर दिया था। और जो डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे थे तो कांग्रेस ने उसको नहीं स्वीकार किया। उसने कहा कि अब मुझे पूर्ण आज़ादी चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तभी मैं इसे स्वीकार करूंगा। तो भारत की और तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया था, कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया था। और भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस क्रिप्स प्रस्ताव से सहमत नहीं थे, तो ये सुरक्षा से संबंधित जो प्रोविज़न थे उसमें भी इन्होंने असहमति जताई थी। ठीक है, तो ये मतलब क्रिप्स मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया था। उसके बाद आया था ये बेबेल योजना जो आई थी 1945 में। ठीक है, 42 में क्रिप्स, और इनका ऑर्डर भी पूछा जाता है कि क्रिप्स मिशन कब आया, साइमन कमीशन कब आया। ठीक है, और ये बेबेल योजना कब आई, तो ये सारे ऑर्डर में पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा वेवेल योजना। तो 1945 में ये देखने को मिली थी, और इसमें क्या था कि यूरोप में विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जापान के विरुद्ध भारतीय समर्थन प्राप्त करने तथा भारत में संवैधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए 4 जून 1945 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवेल ने
जिस योजना की घोषणा की उसे वेवेल योजना के नाम दिया गया था। तो ये वेवेल योजना के नाम से जो वेवेल थे, ठीक है, लॉर्ड वेवेल, इन्होंने ही इसको घोषित किया था, ठीक है, 4 जून 1945 को। इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारतीयों द्वारा संविधान बनाए जाने तक के लिए अंतरिम सरकार का गठन करना था, ठीक है। और योजना में कहा गया था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाएगा, जिसमें वायसराय और सैन्य प्रमुख को छोड़कर शेष सभी सदस्य भारतीय होंगे। परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा था कि मतलब 2 पदों को छोड़कर, जो सैन्य प्रमुख होते थे और जो वायसराय और सैन्य प्रमुख, ये 2 लोगों को छोड़कर अन्य सभी भारतीय होंगे, जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी वायसराय की, ठीक है। और मुस्लिम और हिंदू के जो समान प्रतिनिधित्व इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये मतलब प्रोविज़न किए थे बेवेल ने। बट इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि जहां कांग्रेस ने एक अखंड भारत के लिए आग्रह किया था, वहीं मुस्लिम लीग पाकिस्तान के लिए अपनी मांग पर अड़ी रही थी, ठीक है। फलतः बेबल योजना विफल हो गई। तो यहाँ पे पहले क्रिप्स मिशन विफल हुआ, उसके बाद बेबल योजना भी विफल होती हुई नजर आई यहाँ पे, ठीक है। तो आगे फिर क्या हुआ कि शिमला सम्मेलन देखने को मिला, एक शिमला समझौता हुआ 1945 में, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया कि 25 जून 1945 को यह शिमला में होने वाला एक सर्वदलीय सम्मेलन था, ठीक है। जो इंडिया के जितने भी दल थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कुल 22 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था, ठीक है। तो इनके द्वारा इसका जो मतलब जो इसकी अध्यक्षता की गई थी, इसका नेतृत्व किया गया था। और इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम सदस्यों का चयन मुस्लिम लीग के द्वारा ही किया जाएगा। तो देखो, जब ये मुस्लिम लीग का जो कार्यकारिणी परिषद में पहले तो समान कहा कि दोनों में समान होने चाहिए, और जो मतलब ये जो कार्यकारिणी परिषद है इसमें समान मतलब जो जो मुस्लिम के जो प्रतिनिधि होंगे, मुस्लिम सदस्य होंगे, उनको केवल मुस्लिम लोग ही वोट डालेंगे। इसका कहने का मतलब इनका ये था जिन्ना का, ठीक है। बेसिकली जो जिन्ना थे उन्होंने यही कहा था। तो इस पे फिर से असहमति हो गई, तो फिर से ये मतलब शिमला समझौता भी विफल हो गया था उस समय, ठीक है। उसके बाद आया था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन आया 1946 में। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी ने, जो लेबर पार्टी के थे, ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि 22 जनवरी 1946 को भारत में चल रहे राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भेजने का निर्णय लिया था। और कैबिनेट मिशन के सदस्यों में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैट्रिक लॉरेंस शामिल थे। सर पैट्रिक लॉरेंस जो थे इस मिशन के अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये अध्यक्ष देखने को मिलते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है इसमें। ये मतलब तीनों सदस्य पूछे जाते हैं कि कौन कौन इसमें शामिल थे। तो इसमें कौन कौन से थे? तो सर स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, एबी अलेक्जेंडर था और पैट्रिक लॉरेंस, ये 3 लोग इसमें शामिल थे। और 22 जनवरी 1946 में ये आया था। सर क्लेमेंट एटली ने इसे नियुक्त किया था कैबिनेट मिशन को, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट इसमें के इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं और आए भी हैं, आ सकते नहीं, आए भी हैं और पूछे जाते ही हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें था प्रोविज़न की कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधानों की अगर बात करें तो इसमें देखो क्या था कि प्रमुख प्रावधान इसमें कौन कौन से थे। तो देखो, ये कैबिनेट मिशन के प्रमुख प्रावधानों में जो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ का गठन करने की बात की गई थी। और संघीय विषयों के अतिरिक्त अन्य सभी विषय, यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों में निहित होंगी, और भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अध्यक्ष चुनाव, जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। और इस संविधान में कुल 389 सदस्य होंगे। तो इसमें संविधान सभा की बात की गई इसमें, ठीक है, जो कैबिनेट मिशन आया। और जो अप्रत्यक्ष रूप से इनको जो है चुना जाएगा, जो हमारी जो प्रांतीय विधानसभाएं होती हैं उनसे मतलब एक चुना जाएगा। और ये 10,000 लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा, ऐसा प्रोविज़न किया गया था, ठीक है। तो ये अलग से इन्फॉर्मेशन है, इसमें PDF में नहीं है, तो उसको मैंने बता दिया कि जो चीज़ें प्रोविज़न की गई थी, ठीक है।
तो ये इसमें ये सदस्य भी पूछे जाते हैं। तो इसमें 389 सदस्य थे, ठीक है। और इसमें चौथी बात ये थी कि 10 लाख व्यक्तियों पर, वही जो मैंने कहा कि 10 लाख व्यक्तियों पर सब जो 10 ओ सॉरी मैंने 1000 बोल दिया क्या, 10,000 बोल दिया क्या, नहीं नहीं नहीं, 10 लाख व्यक्तियों पर संविधान सभा में एक सदस्य होगा। और प्रांतों को संविधान सभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा, ठीक है। तो जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलेगा और 10 लाख पर एक जो सदस्य होगा वहाँ पर, ठीक है। और पांचवी बात ये थी इसमें कि अंतरिम सरकार की स्थापना की जाएगी, जिससे भारत के सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को समर्थन प्राप्त होगा। तो सभी को मिलके एक साथ आना था यहाँ पे, ठीक है। उसी के बाद इस अंतरिम सरकार को जो है सफल बनाना था, ताकि जो है संविधान सभा का गठन अच्छी तरीके से हो नहीं पाए, ठीक है। तो यही प्रोविज़न किए गए थे जो हमारा कैबिनेट मिशन आया था 1946 का, ठीक है। तो ये इतने सारे प्रोविज़न थे, तो यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट था हमारा कि अंतरिम सरकार का गठन। तो इसमें क्या क्या किया गया अंतरिम सरकार में, तो देखो 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग की भागीदारी नहीं थी, परंतु 3 मुस्लिम सदस्य थे। तो मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट मुस्लिम लीग के 3 सदस्य थे। और 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी भीतर सरकार में शामिल हो गई, जिसका उद्देश्य सरकार के रहकर पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाना था। तो पाकिस्तान को अलग करने के लिए ये लोग शामिल हुए थे उसमें, मतलब उसको मतलब जो उनकी योजना थी उसको विफल करने की वो लोग बात कर रहे थे इस प्रकार से, ठीक है। और अंतरिम सरकार के जो सदस्य थे उसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य भी थे इसमें। और इस परिषद के अध्यक्ष जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड माउंटबेटन यानी वायसराय उस समय के थे, और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। जो ये कार्यकारिणी परिषद बनी थी, अंतरिम सरकार जो बनी थी, ठीक है। तो अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे, और ये जो अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन वायसराय और उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जो अंतरिम सरकार थी इसमें पहले से शामिल 3 मुस्लिम सदस्य जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे के स्थान पर 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग के 5 सदस्य अंतरिम सरकार में शामिल हो गए। पहले 3 शामिल हुए थे, लेकिन उसके बाद ये 5 सदस्य इसमें शामिल हो गए थे, ठीक है। 26 अक्टूबर 1946 को, ठीक है इसमें। और मुस्लिम लीग द्वारा संविधान का लगातार बहिष्कार देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने यह निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। तो ये उन्होंने जब ज़्यादा विरोध देखा तो उन्होंने ये ऐसी घोषणा कर दी। और अंतरिम सरकार के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि यह एक देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो इस प्रकार अंबेडकर के द्वारा ये स्टेटमेंट निकल कर आया था। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये चीज़ें नहीं अच्छे से चल पा रही थी, उसमें भी गतिरोध हो रहे थे, बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे थे, तो एक योजना आई जो थी लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जो 3 जून प्लान के नाम से भी जानी जाती है और 3 जून घोषणा के नाम से भी जानते हैं। तो 3 जून 1947 को ये घोषणा की गई थी। और भारत के अंतिम वायसराय के रूप में 22 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम मतलब भारत आए थे, और जिनका उद्देश्य था भारत को पूर्णतया स्वतंत्रता प्रदान करना था। और इस योजना में कहा गया था कि भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में कर दिया जाएगा। तो ये जो 3 जून प्लान था, इसी के अंतर्गत भारत और पाकिस्तान, तो ये इम्पोर्टेंट है कि मतलब भारत और पाकिस्तान किस योजना के अंतर्गत अलग हुए थे और ये घोषणा कब हुई थी और ऐसा निर्णय कब लिया गया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो 22 मार्च 1947 को जो भारत आए थे माउंटबेटन, और 3 जून प्लान लेकर ये आए थे यहाँ पर, ठीक है। और भारत पाकिस्तान को अलग करने की बात की थी। और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत और असम के सिलहट ज़िले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता किया गया कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। तो ये इधर जनमत संग्रह कराया गया था। तो यूपीएससी में मैंने पढ़ा था एक टेस्ट सीरीज़ में, शायद ये वाली हम करा रहे थे, जो विजन की जो टेस्ट सीरीज़ करा रहा हूँ उसी में ये स्टेटमेंट था कि भारत में क्या स्वतंत्र आज़ादी के पहले कोई जनमत संग्रह नहीं करवाया गया। तो देखो ये देखो है जो सिलहट असम का क्षेत्र है वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया। तो ऐसे स्टेटमेंट वो लोग दे देते हैं। तो यहाँ से आपको सारे स्टेटमेंट आप जो बनते हैं ना अलग अलग टाइप के, वो सारे मिल जाएंगे, जिससे आपको पूरा पेपर
अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो पॉलिटी से मैंने जो 90% कहा है, केवल 10% की गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, बट 90% क्वेश्चन यहीं से बन जाएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो, या स्टेट पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, या कोई भी हो। मतलब जो पॉलिटी से यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं होने वाला आपका है, ठीक है। चाहे वनडे एग्ज़ाम हो, एसएससी बैंक, ये सब पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्ज़ामों में, इनमें भी आपको ये देखने को मिल जाते हैं, तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट आया कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, जो लास्ट था हमारा, इसी के अंतर्गत हमको आज़ादी मिली थी, और इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित प्रावधान किए गए। इसमें 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। इस एक्ट में कहा गया, और प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा, जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का जो सम्राट है वो करेगा, और संविधान सभा विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के अंतर्गत कार्य करेगी। तो 1935 का एक्ट लागू रहेगा, और ये मतलब गवर्नर जनरल की नियुक्ति ये लोग करेंगे जो इंग्लैंड का सम्राट होगा, ठीक है। और 15 अगस्त 1947 को ये दोनों आज़ाद होंगे, ठीक है। इसका प्रोविज़न किया गया, और उसके साथ ही कहा गया कि दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग, यानी पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किए जाएंगे, और जिसके अध्यक्ष सर सेरिल रेडक्लिफ थे। तो ये मतलब सर सेरिल रेडक्लिफ, तो इनके बारे में बहुत पूछा जाता है कि किसके द्वारा ये मतलब दोनों की सीमाओं के बीच विभाजन किया गया। तो ये मतलब सर रेडक्लिफ हैं, ठीक है, इनके द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसके ये अध्यक्ष थे। तो ये हमारा पूरा मतलब विभाजन हो गया उसके अंतर्गत, ठीक है। और संविधान सभा के बारे में अगर बात करें, कितना बचा हुआ है यार, चलो थोड़ा ही बचा है तो कवर कर लेते हैं इसको, ठीक है, वरना फिर अलग से वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें और ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो ऐसा करते हैं हम लोग, थोड़ा सा और बचा है, 5 मिनट में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो संविधान सभा जो है, ठीक है, तो संविधान सभा में जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, जिसमें ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, और 73 सीटें मुस्लिम लीग को, तथा 15 सीटें छोटे दलों व स्वतंत्र सदस्यों को प्राप्त हुई थी। तो सबसे ज़्यादा थी 296 सीटें जो ब्रिटिश भारत की थी, और 208 सीटों की अगर बात करें तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की थी, और 73 मुस्लिम लीग की थी, ठीक है। तो ये पूछा जाता है इसमें कि कांग्रेस की कितनी थी, और ब्रिटिश भारत की कितनी थी, और मुस्लिम लीग की कितनी थी, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं। तो इसमें देश के विभाजन की योजना स्पष्ट होने पर पाकिस्तान में शामिल होने वाले क्षेत्रों एवं देशी रियासतों से चुनकर आने वाले सदस्य भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे थे। तो ये मतलब जो भारत की संविधान सभा गठित की गई, तो अब अपने अलग अलग राज्यों की गठित की जाएगी। तो पहले वो था प्रोविज़न, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि परिणाम स्वरूप संविधान सभा में 389 के स्थान पर 299 सदस्य ही रह गए। तो पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र था वो निकल गए यहाँ से, ठीक है। तो ये अब 289 के स्थान पर 299 ही रह गए, और मतलब 389 के स्थान पर 299 रह गए, और जिसमें से 229 सदस्य जो है प्रांतों से, और 70 सदस्य जो देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। तो 299 आपको संविधान सभा में टोटल सदस्य जो भारत की संविधान सभा थी उसमें देखने को मिले थे, ठीक है। और इस जो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी, और अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 थी, और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। तो इन चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। महिलाओं की संख्या पूछी जाती है, ठीक है। और इसमें ये देखो, ये 26 संख्या जो अनुसूचित जाति की है, और अनुसूचित जनजाति की 33 संख्या है। तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि कौन कौन से मतलब किस किस का उसमें पार्टिसिपेशन था, किसका नहीं था। तो यूपीएससी में स्टेटमेंट बना दिया जाता है कि क्या उसमें अनुसूचित जाति और महिलाओं की जो प्रतिनिधित्व था, अन्यथा नहीं था, ठीक है। तो ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, और वैसे तो सेपरेट पूछ लिए जाते हैं। तो ये मतलब ये लोग उसमें शामिल थे। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो इनको अध्यक्ष के बारे में भी पूछा जाता है, ठीक है। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष, और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, और सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इसमें
कि किसे उपाध्यक्ष बनाया गया और किसे संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद को जो अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये भी बहुत पूछा जाता, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे यहाँ पे, ठीक है। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार ये BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था और इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ शामिल थी, ठीक है। तो 243 और 13 अनुसूचियाँ थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो पहला पूछा जाता है कि पहला प्रारूप किसने तैयार किया था। अब उसके बाद देखते हैं कि जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। तो उद्देश्य प्रस्ताव संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव यानी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन से हुआ था और यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद शामिल थे, ठीक है। तो ये मतलब पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब और किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपासना का अधिकार आदि शामिल थे। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को पूछा जाता है। ये स्टेटमेंट है UPSC का, तो उसमें पूछा जाता है कि कौन कौन से प्रोविज़न थे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपासना का अधिकार, तो ये शामिल थे इसमें। और नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया था और इसी के परिवर्तित रूप में संविधान की प्रस्तावना बनी हुई है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट पूछा जाता है कि मतलब जो नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव था वही संविधान का जो आखिरी में जो संविधान का जो उद्देशिका बनी, ठीक है। तो उसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो था हमारा जो प्रोविज़न था जितना भी, उसके बारे में हमने भारत को आज़ाद भी करवा लिया। उसके बाद जो है ये सरकारें भी गठित करने के लिए जो संविधान सभा का भी गठन हो गया इसमें और उसकी शुरुआत हो गई। अब देख लेते हैं, लास्ट पॉइंट में बचे ही हैं कि इसके एक थोड़ा सा मतलब देख लेते हैं नज़र में कि समितियाँ पूछ ली जाती हैं, ठीक है, कि संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन थी और उसके अध्यक्ष कौन कौन थे, ठीक है। तो समितियां और अध्यक्ष इसमें दिए हुए हैं। तो तो इसमें देखो संघ शक्ति समिति की अगर बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और संघीय संविधान समिति की भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और प्रांतीय संविधान समिति की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। और प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके सदस्य थे, मतलब अध्यक्ष थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति के जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। तो ये प्रमुख कुछ समितियां हो गई और इस समितियों के जो उप समितियाँ थी उसमें कौन कौन से शामिल थे, ठीक है। तो इसमें देखो मौलिक अधिकार उप समिति में JB कृपलानी थे और ये अल्पसंख्यक उप समिति में HC मुखर्जी थे। प्रक्रिया नियमन समिति में राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और राज्यों के लिए समिति की बात करें तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू थे इसके अध्यक्ष, ठीक है, राज्यों के लिए समिति। और ये संचालन समिति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये मतलब इतनी प्रमुख समितियां थी जिसके अध्यक्षों के बारे में हम लोगों ने बात की। अब देखो छोटी समितियां हैं तो उनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति थी तो उसके जो अध्यक्ष थे तो GV मावलंकर थे, ठीक है। और कार्य संचालन समिति थी इसके डॉक्टर KM मुंशी थे। सदन समिति की बात करें तो पताबी सीतारमैया थे, B पताबी सीतारमैया। तो ये कार्य संचालन और पताबी सीतारमैया के बारे में पूछ लिया जाता है। और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष ये तो राजेंद्र प्रसाद थे, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता था, ठीक है। और ये कंडेंशियल समिति जो थी तो अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर इसके अध्यक्ष थे। वित्त एवं कर्मचारी यानी स्टाफ समिति जो थी स्टाफ, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। ये देखो ये वाली जो समितियां हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ऊपर की हमने बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको थोड़ा सा आप लोग देख लेना और इनको एक नज़र में बस देख लेना कि अगर आ जाए तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए, ठीक है। आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति की बात करें तो B पताबी सीतारमैया थे। और ये सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति बनी थी इसके वर्दाचार्यार इसके जो S वर्दाचार्यार इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये थे इसके बारे में। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि संविधान दिवस का कैसे मतलब मनाने के लिए कैसे उसका प्रोविज़न किया गया है। तो 26 नवंबर
में जो 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका प्रारंभ वर्ष 2015 से हुआ है, क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के नाम पे ये मतलब संविधान दिवस मनाया जाने लगा, अभी हाल ही में शुरू हुआ है। तो देखो, मैंने कहा था जितना भी अपडेटेड वर्जन होगा सारा आपको यहाँ पे मिलेगा, कंप्लीट जो है हम यहाँ डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की बात करें तो देखो 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और इस दिवस को प्रतिवर्ष लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये लोकतंत्र दिवस भी इसकी 2015 में जो सितंबर 2015 से स्टार्टिंग हो गई और 17 से इसको लागू कर दिया गया। तो ये हमारा 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, क्योंकि इससे संविधान से रिलेटेड होते हैं तो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज का यही हमारा जितना भी संवैधानिक विकास जिस प्रकार से हुआ, जैसे हुआ, तो उसका पूरा हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है कि कैसे हमारे संविधान का विकास हुआ है। आगे जो दूसरा वीडियो है तो दूसरे टॉपिक पे हम लोग बनाएंगे, जो हमारा रहेगा संविधान की विशेषताओं को लेकर। ठीक है, तो उसमें कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या है, उसके सारे प्रोविज़न हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक था अपने आप में, तो इसको 2 वीडियो में कवर किया है। बाकी अब कोई ज़्यादा वीडियो के वो मतलब है नहीं, 25 से 30 मिनट या 40 मिनट में कवर हो जाया करेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा था इसीलिए हो गया। ठीक है, तो इसे आप लोग एंजॉय कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि कोई भी वीडियो मैं डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करो। अगर आप लोगों को रियल में अच्छा लग रहा है कि ये चीज़ें अच्छी है, प्रोडक्टिव चीज़ें हैं, तो उसको जो है आप लोग अपने दोस्तों में ही भी उसको बांटो। ठीक है, क्योंकि यार देखो, बांटने से चीज़ें बढ़ती हैं। ठीक है, तो आपको अगर आप बांटेंगे कोई चीज़ तो वो आपको बढ़ेगी और आपका एहसान मानेगा। कोई फ्रेंड अगर उसको ऐसा मटेरियल मिल रहा है तो वो मतलब जो लोग जैसे नॉर्मल तैयारी करते हैं, पैसे नहीं होते हैं, तो देखो अगर वो चीज़ें ये चीज़ें कवर कर लेंगे तो प्रीलिम्स तो ऐसे ही निकल जाएगा, उनके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। मेंस में तो प्रैक्टिस भाई करनी ही पड़ती है। आंसर राइटिंग अगर करोगे तो मेंस निकलेगा, आंसर राइटिंग नहीं करोगे तो मेंस नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है।